हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह फ्रॉम जीनियस एकेडमिक क्लासेस। मैं आज आपको टॉपिक वायरस पढ़ाऊंगा, जिसमें जो एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चन, जैसे कि पीजीटी में, मेडिकल्स में और टीजीटी में, जो कि अभी पेपर हुआ उसमें भी कई क्वेश्चन आए हैं। तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं मैं आज आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और उससे मेन जो पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन अराइज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? वायरसेस। क्या है टॉपिक? वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं हमारे कनेक्टिंग लिंक होते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में होते हैं? बिटवीन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये किसके कनेक्टिंग लिंक होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमारे जो वायरसेस होते हैं वो किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक, या आप थोड़ा सेंटर में आके इसको लिखते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए एक पॉइंट आया कि ये हमारे वायरसेस क्या होते हैं। वायरसेस जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आया यहाँ पे कि वायरसेस अगर हैं लिविंग और नॉन लिविंग, तो लिविंग है तो कुछ ना कुछ इनके पास जेनेटिक मटेरियल होगा। भाई जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? तो दूसरा फैक्ट यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? या तो हो सकता है डीएनए, या तो हो सकता है आरएनए। क्या हो सकता है? या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, और बोथ भी कर सकते हैं, और बोथ। अब जब ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए है तो इसके पास एक कोट होती है, कोटिंग होती है। डीएनए को कोट करने के लिए, आरएनए को कोट करने के लिए एक प्रोटीन होती है, तो उसका कोट जो आउटर लेयर होता है उसे कोटिंग कहते हैं। तो उस कोटिंग ऑफ प्रोटीन नोन एज, उसे क्या कहते हैं? नोन एज कैप्सिड, ये कैप्सिड कहते हैं। चलिए ठीक है, अब ये जो कैप्सिड होता है, अगर ये इसकी यूनिट जो होती है, अगर ये बंडल्स में पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं कैप्सोमियर। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। ठीक है, इट्स यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमियर। इसकी जो यूनिट होती है कैप्सिड की, उसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आया यहाँ पे, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या तो आरएनए, या तो बोथ कंटेन कर सकता है। तीसरी बात यहाँ पे, जब ये डीएनए और आरएनए को कोड करने वाली प्रोटीन का नाम बताइए तो हम कहेंगे कैप्सिड है। कौन सी है? कैप्सिड। और उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट हमारी क्या होती है? कैप्सोमियर। तो अगर हम यहाँ पे बता सकते हैं, तो अगर हम एक पॉइंट देखा जाए कि वायरसेस कंटेन क्या करता है, तो वायरसेस दो चीज़ कंटेन करता है। वायरस कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या हो सकता है? या तो डीएनए हो सकता है, और या तो आरएनए। और दूसरा फैक्ट क्या ये वायरसेस कंटेन करता है? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन। ठीक है, इसी जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड किसके नाम से? न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा हो गया प्रोटीन, और ये प्रोटीन कोट करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को, और उस कोटिंग को, प्रोटीन की कोटिंग जो होती है उसे हम कैस्पिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्पिड कहते हैं।
उसके बाद आती है कनेक्टिंग लिंक की बात आ गई। अब यहाँ पे एक बात आई कि जो इसकी डिस्कवरी, अगर यहाँ पे फैक्ट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारे लिए आता है डिस्कवरी। डिस्कवरी भाई कोई चीज़ है उसके बारे में तो पता भी तो होना चाहिए, डिटेल स्टडी भी तो होनी चाहिए। भाई कैसे पता चला कि ये वायरसेस है, कैसे पता चला ये कि वायरसेस है? तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेयर, और जो कि 1886 में मेयर ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। किसमें? टीएमबी ने। टीएमबी वायरस को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। क्या किया था? टीएमबी वायरस को डिस्क्राइब किया था। तो मेयर ने क्या किया था? डिस्क्राइब अबाउट टीएमबी, जिसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस। मतलब ये तंबाकू के पेड़ में पाया जाने वाला वायरस है, इसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस। और ये कहाँ पाया जाता है? एक चीज़ और आप ध्यान नोट कर लीजिए, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके रूट्स में। रूट्स में ये वायरस कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेयर साहब आए जिन्होंने डिस्क्राइब किया सबसे पहले, और ये डेट याद रखिएगा 1886 में सबसे पहले मेयर साहब आए और उन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस को डिस्क्राइब किया। लेकिन इस वायरस का इन्हें नाम नहीं पता था। मतलब क्या था कि इन्होंने बस कहा था कि कुछ ऐसा इन्फेक्टिंग एजेंट है जो ये हमारे पत्तियों को डैमेज कर रहा है, लीव्स को, रूट्स को डैमेज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लेटर एक बॉटनिस्ट आए जिनका नाम था डीजे, या आप कह सकते हैं डीजे इवेनोस्की साहब आए। वो क्या, उनकी जो डेट है वो कब आए थे? 86 के बाद 97, याद रखना आप लोग, डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सॉरी 92 पे आई ये, 92 पे। ठीक है, 92 पे। ही डिटेल्ड अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, उन्होंने क्या कॉजेटिव एजेंट के बारे में डिटेल बताया। अब जो ये टोबैको पे डिजीज़ कॉज कर रहा था उसके बारे में इन्होंने बताया। तो ही डिस्क्राइब अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, उस पॉजिटिव एजेंट के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब कराया, पॉजिटिव एजेंट। अब भाई उन्होंने ये प्रूफ कैसे दिया? अब एक बात आती है, पॉजिटिव एजेंट के बारे में तो डिस्क्राइब किया, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ क्या किया? तो इन्होंने क्या किया कि जो टीएमबी वायरस से इन्फेक्टेड जो लीव्स थी उनको, मतलब उस प्लांट का पार्ट लिया इन्होंने, उसको प्रेस्ड किया, पीस डाला, उससे जो जूस निकाला, जूस को उन्होंने क्या किया कि दूसरे जो हेल्दी प्लांट थे उसमें रब किया। और जब रब किया उन्होंने तो देखा कि जो डिज़ीज़ इसमें इस प्लांट में हो रही थी वही डिज़ीज़ उसमें भी हो रही थी। इसका मतलब आया कि कहीं ना कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है दूसरे फ्रेश लीव्स में। तो अब जबकि एक चीज़ और, वहाँ पे डिज़ीज़ कॉज कर रहा है। अब एक चीज़ और, जब उन्होंने इस सैप को लिया और एक फ्रेश लीव्स में रब किया, उसके बाद इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, रब किया तो देखा इन्होंने क्या कि ये डिज़ीज़ हो जा रही है। लेकिन ये सैप जब निकाला था तो इन्फेक्टेड प्लांट से निकाला था, इन्फेक्टेड प्लांट से इन्होंने निकाला था। और इन्फेक्टेड प्लांट से निकालने के बाद जब इसको छाना था तो फिल्टर किया था बैक्टीरियल पेपर से। कौन से? बैक्टीरियल प्रूफ पेपर से कहते हैं, बैक्टीरियल प्रूफ पेपर से इन्होंने फ़िल्टर किया। जब इन्होंने ये फ़िल्टर किया उसके बाद इन्होंने देखा, यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर लगा के इसमें फ़िल्टर किया इन्होंने। जब इन्होंने फ़िल्टर किया तो देखा कि फाइनली क्या है, हमारे पास तो सैप इकट्ठा हो जा रहा है। लेकिन जब इन्होंने बैक्टीरियल फ़िल्टर पेपर से, यानी इसका मतलब क्या है, अगर बैक्टीरिया है यहाँ पे तो बैक्टीरिया तो बाहर रह गए, अब जो बचा वो आएगा। अब वो यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ और इन्होंने फिर
फ्रेश लीव्स में इसको आके रब किया और देखा तब भी डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो ये इनको पता चल गया कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन करने वाला है बैक्टीरिया नहीं है, कुछ और पॉजिटिव एजेंट है, और वो पॉजिटिव एजेंट इन्होंने वायरस को बताया। किसको बताया? वायरस को। उसके बाद अब जब डीजे एवेनॉस्की ने इसको डिटेल में बता दिया कि भाई वायरस है, यहाँ पे वायरस ही ये कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इनके बारे में बताया था टीएमबी हमारे बारे में, लेकिन इसकी जो बॉटनिस्ट थे ये डिस्क्राइब अबाउट द पॉजिटिव एजेंट और क्या वायरस। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे 100% आपके गलत होने के चांस हैं। अगर आप मेयर लगा के आओगे टिक तो वहाँ पे गलत है। मेयर ने सबसे पहले उन्होंने वायरस के बारे में, मतलब उनको वायरस नाम नहीं पता था, वो बस कह रहे थे कि कुछ ऐसा है जो टीएमबी पे डिजीज़ कॉज कर रहा है। फिर बॉटनिस्ट डीजे एवेनॉस्की आए 1892 में, तो उन्होंने क्या किया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे के तब बताया कि ये जो पॉजिटिव एजेंट है वो है क्या? वायरस। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया। इसके बाद लेटरली कौन आए? फिर यहाँ पे हमारे तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बेजरनिक। क्या कहते हैं? बेजरनिक। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या दिया था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो तीसरे हमारे साइंटिस्ट आए बेजरनिक। क्या कहते हैं? बेजरनिक। आप लोग स्पेलिंग पे ज़्यादा मत जाइएगा, साइंटिस्ट के नाम में थोड़े बहुत मिसमैच हो सकते हैं। बेजरनिक आए 1898 में, ठीक है, बेजरनिक आए और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या थ्योरी दी? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। भाई इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम एक थ्योरी दी जिसका नाम था लिविंग, मतलब ये क्या था? कॉन्टेजियम वाइवम जो लिविंग एक फ्लूइड था वही क्या कर रहा है? डिजीज़ कॉज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो लिविंग फ्लूइड कॉज डिजीज़, यही इसकी मतलब था, ठीक है। अब यहाँ पे बेजरनिक आए। 3 साइंटिस्ट के बारे में बताया, पहले मैंने मेयर के बारे में बताया, फिर बॉटनिस्ट आए, उसके बाद बेजरनिक क्या आए। उसके बाद अगले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया। भाई बैक्टीरियोफेज, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट लिखने के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद लिखिए आप टॉल्ट एक साइंटिस्ट थे, टॉल्ट जो 1915 में आए और इन्होंने क्या किया, टॉल्ट के साथ एक और उनके को साइंटिस्ट थे, या डी, यहाँ पे लिख लीजिए डी हर्ले। क्या नाम था? हर्ले, डी हर्ले। टॉल्ट एंड डी हर्ले ने क्या किया? टॉल्ट और डी हर्ले ने आपके जो डिस्कवरी की, इन्होंने डिस्कवरी किया किसकी? बैक्टीरियोफेज की। तो ये क्या, इन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉल्ट और डी हेनरे वहाँ पे आए और उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया वहाँ पे बैक्टीरियोफेज को जब उन्होंने डिस्कवर किया, और इस बैक्टीरियोफेज में उन्होंने जो परसेंटेज बताया, भाई इस बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया, जब उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज के बारे में जो वायरल कंटेंट होता है इसका वायरल कंटेंट आप याद रखिएगा 5.5% ऑफ वायरस। वायरल इसका कंटेंट जो है 5.5% है। और ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है? भाई बैक्टीरियोफेज वो होता है जो नॉट अ बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया नहीं है। क्या है? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया नहीं है तो फिर क्या है? भाई बैक्टीरियोफेज, हम वायरस पढ़ रहे हैं तो वो है क्या? तो बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ पे फेज मीन्स होता है खाना, फेज मीन्स होता है खाना। और किसको खाना? बैक्टीरिया को। किसको खाना? बैक्टीरिया को। तो ये क्या है? इट इज ए वायरस, इट इज ए
virus, sorry, it is not a, it is a virus which depend or degenerate the bacteria. और ये कौन से बैक्टीरिया खाता है? जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो किस पे? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और एक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का आप नाम बताइए। उसका नाम है ई कोलाई, स्ट्रीचिया कोलाई। ये स्ट्रीचिया कोलाई को डिजनरेट करता है बैक्टीरियोफेज। तो टॉल्ट और डी हेनले आए यहाँ पे, डिस्कवर किया उन्होंने बैक्टीरियोफेज को। और बैक्टीरियोफेज होता क्या है? तो बैक्टीरियोफेज, नाम तो देखिए बैक्टीरिया है लेकिन है वो वायरस। तो ये क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो डिजनरेट कर देता है, बैक्टीरिया को डिजनरेट करता है, और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को, जिसे हम ई कोलाई के नाम से जानते हैं। तो डिजनरेट या आप वहाँ लिख सकते हैं किल भी कर सकता है। अब अगर हमारा यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के बाद अगली बात आई यहाँ पे, अब हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे हो गए। साइंटिस्ट के बाद आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे हो गए। साइंटिस्ट के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे वायरसेस के नाम, वायरस के बारे में। तो पहले नंबर पे हमारा इन्फ्लुएंजा। क्या पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे नाम? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वायरस क्या होता है? चलिए, वो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं। जो हमें ज़ुकाम होती है, ज़ुकाम जो होती है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हमें यहाँ पे ज़ुकाम होती है। तो चलिए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे थोड़ा रफली डायग्राम है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस हमारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ कंटेन करता है? हेड में करता है। और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है? डीएनए। ये डीएनए कंटेन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये शीट लाइक स्ट्रक्चर, इसे शीट कहते हैं। चलिए शीट कहते हैं इसे। और इसे बेसल पार्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस वाले को बेसल पार्ट, बेसल पार्ट। और इसे कहते हैं टेल रीजन। अब आप याद रखिएगा, जो इसमें जो जेनेटिक पार्ट है वो हमारा हेड है। क्या है? जेनेटिक पोर्शन जो है हेड है। और बाकी जो रेस्ट पार्ट बना रहा है वो आपका प्रोटीन का बनता है, या आपका प्रोटीनीशियस पोर्ट होता है जो आपका बेसल बॉडी और अदर बनाता है। तो इसमें यानी दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं कि इसका शेप कैसे हुआ है? राउंड। यहाँ पे मैंने एक वायरस के नाम बताया, बैक्टीरियोफेज के बारे में सॉरी बताया था। ये आपका बैक्टीरियोफेज है, सॉरी समय ये आपका बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज रह गया था। आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं इसको पहले बता देता हूँ। तो ये आपका बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसको। तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गई बताने में। इन्फ्लुएंजा, आपका इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है हमारा राउंड होता है। क्या होता है? राउंड। सबसे पहली बात ये क्या होता है? राउंड होता है। और कैसे हो सकता है? बीन शेप्ड, बीन शेप्ड। चलिए, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम नोट करते हैं, इसकी जो इसका जो साइज़ होता है, इसका साइज़ हो सकता है, इसका साइज़ जो होता है 70 से
70 to 125 मिली माइक्रोन। क्या होता है 170 to 125 मिली माइक्रोन। और ये क्या कॉज करता है? कॉज आपका कर सकता है कफ, स्नीज, जुखाम या छींकें, कफ, फीवर, ये सब कॉज करता है। ठीक है, अभी कफ हो सकता है, जुखाम हो सकता है, फीवर हो सकता है। इसका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, यानी इसका जो जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल, इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या हो सकता है? आरएनए होता है। और आरएनए मैंने बताया था कि एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, कोटेड विद प्रोटीन। तो ये किससे कोटेड होता है? प्रोटीन कोट से, प्रोटीन कोट से कोट होता है। चलिए अगली बात आ गई अच्छा, अब ये बताइए कि सबसे पहले आप जब भी देखेंगे जुखाम जब होती है तो आपका सबसे पहले गला दर्द करता है। क्या करता है? गला दर्द करता है। जब गला दर्द करता है इसका मतलब होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन फेज कहाँ होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होता है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये जो हमारा रिस्पायरेशन रीजन होता है, ट्रैकिया का वाला जो गले का पार्ट होता है, जब हम देखते हैं जो ये रीजन होता है यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये इस जगह को सेलेक्ट करता है। उसके बाद आपकी आगे इसमें पॉइंट आते हैं कुछ। बैक्टीरियोफेज आपका हो गया। और तो बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग और जान लेते हैं इसके में। तो वायरस के में पहला नंबर हम यहाँ डाल लीजिएगा इन्फ्लुएंजा, दूसरे नंबर पर डाल लीजिए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, तो पहला पॉइंट मैंने बताया था बैक्टीरियोफेज में कि ये क्या होता है, वायरस को बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस जो होता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन, स्ट्रक्चर। तो ये इसका होता है टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के टैडपोल लार्वा, जो टैडपोल लार्वा है उसके लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, ये टैडपोल लार्वा जो फ्री फ्लोटिंग लार्वा है फ्रॉग का। इसके बाद इसकी बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने एक पॉइंट और बताया था। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो टॉल्ट ने किया था, टॉल्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। और डी हर्ले ने इसकी डिस्कवरी की थी। तीसरी बात मैंने बताया था ये कहाँ का पैरासाइट होता है? ये पैरासाइट होता है बेस ऑफ इंटेस्टाइन। कहाँ का होता है? पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज़ अ पैरासाइट ऑन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम मैंने बताया था ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ये पैरासाइट होता है। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे आया है कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड मैंने अभी बनाया था स्ट्रक्चर, और उसमें आपको बताया था कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, DSDNA। इसका मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि इसमें कितने स्पाइक प्रोटीन्स पाए जाते हैं? तो इसके पास 6 स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने? चलिए लिख लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया था जब इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। और ये जो रीज़न है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, स्पाइक रीजन बनाता है। तो इसके कितने होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी स्पाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज। इसमें कितने होते हैं? 6 स्पाइक प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपका 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया। तीसरा अब हम नोट करते हैं, यहाँ पे तीसरे के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं
इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज हो गया आपका और इन्फ्लुएंजा हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है इसका रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया वायरल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वायरल रिप्रोडक्शन वायरल रिप्रोडक्शन क्या होता है। वायरल रिप्रोडक्शन ये हमारा बेसिक होता है 5 स्टेप्स में। तो बेसिक होता है ये हमारा 5 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स। और उस स्टेप्स के नाम क्या होते हैं, स्टेप्स के नाम क्या होता है। तो पहला पॉइंट होता है, हम इसमें पढ़ते हैं अटैचमेंट। वायरल क्या होता है, अटैचमेंट। और इसमें क्या होता है, अटैचमेंट कहता है तो दे हैव स्पेसिफिक मतलब प्रोटीन, एक उनके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, ठीक है, वायरस के पास फॉर अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के लिए उनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसे हम वेस्प कहते हैं। वेस्प कहते हैं, क्या कहते हैं, वेप्स कहते हैं, सॉरी वेप्स। इसमें वेब्स का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे वेब्स का वायरल एसोसिएटेड प्रोटीन्स कहते हैं। वायरल एसोसिएटेड प्रोटीन या वायरल अटैचमेंट प्रोटीन कहते हैं, एसोसिएशन प्रोटीन कहते हैं या वायरल अटैचमेंट प्रोटीन कहते हैं। तो ये हमारा पहला अटैचमेंट के लिए वायरस यूज़ करता है। दूसरा हमारा यहीं पे पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, ये पेनिट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, पेनिट्रेशन। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए पहले। तीसरा पॉइंट यहाँ पे करते हैं रेप्लिकेशन। क्या करते हैं, आपने सुना भी होगा वायरल रेप्लिकेट कर रहा है, वायरल रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आप थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में कि रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस करता है वायरल। हमारा रिप्रोडक्शन में 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे अटैचमेंट होता है, दूसरे नंबर पे पेनिट्रेशन होता है, रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस होता है, चौथे नंबर पे आप बोल देते हैं असेंबली, वायरल असेंबली जिसे कहते हैं, वायरल असेंबली फॉर्मेशन करना, और 5वें नंबर पे हमारा होता है रिलीज़। इतने टाइप के होते हैं इसमें, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो पेनिट्रेशन अटैचमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन। ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन। दूसरे नंबर पे हमारा पेनिट्रेशन होता है। तो ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को होस्ट के, ये साइटोप्लाज्म को पेनिट्रेट द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट। ये होस्ट के साइटोप्लाज्म को पेनिट्रेट करके उसमें इंसर्ट कर जाता है। तीसरी बात आती है यहाँ पे रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, ये रेप्लिकेशन का इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा HIV के केसेस में। HIV के केसेस में क्या करता है, ये रेप्लिकेट ही तो करता है। ये हमारे सेल के अंदर जाता है, हमारी मशीनरी को लेता है, मशीनरी हमारी लेता है, लेकिन मल्टीपल कॉपीज़ अपनी बनाता है, रेप्लिकेशन करता है। तो ये रेप्लिकेशन के केसेस में क्या होता है, अभी मैं इसको डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा। तो ये क्या करता है, हमारी मल्टीपल कॉपीज़ ले लेता है। तो मतलब ये क्या डिपेंडेंट होता है हमारे ही सिस्टम को लेके, ये हमारे ही एंजाइम को लेके ये डैमेज करता है हमारे सिस्टम को। तो ये हमारा रेप्लिकेशन हो गया। चौथा फेज़ हमारा हो गया असेंबली का। तो ये क्या करता है, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड को और हमारे प्रोटीन को साथ ले लेता है, टुगेदर रख लेता है टू फॉर्म अ न्यू इन्फेक्टिव, एक नया इन्फेक्टिव वहाँ पे पार्टिकल बनाने के लिए। तो असेंबली के केसेस में क्या करता है, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड, इधर DNA और RNA और प्लस हमारा प्रोटीन कोट ले लेता है, ये दोनों को लेके टू फॉर्म न्यू असेंबली, ये एक नई असेंबली बना लेता है, ठीक है, एक नया ग्रुप बना लेता है। अब 5वां पॉइंट यहाँ पे है रिलीज़ का। अब ये क्या करता है, जब यहाँ पे असेंबली बना लिया तो फाइनली क्या करता है, यह रिलीज़ करता है। तो न्यू वायरल पार्टिकल जो है वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, न्यू वायरल पार्टिकल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये आपका रिलीज़ हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं आगे, यहाँ पे अगर एक एग्ज़ाम्पल रिलीज़ की बात करें तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चल सकते हैं आगे, मैं आपको उसमें बताता हूँ।
कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसमें लिसिस और लिटिक साइकिल चलती हैं। यहाँ पे कैसे लाइसोजेनेटिक और यहाँ पे लिटिक पाथवे होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरियोफेज में, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, इन बैक्टीरियोफेज के केस में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के केस में हम लोग जो पढ़ते हैं वहाँ पे हमारा होता है रेप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो 2 पॉइंट होता है यहाँ पे, क्या, रेप्लिकेशन, या तो रेप्लिकेट करेगा और या तो मल्टीप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन करेगा उसके बाद फिर क्या, मल्टीप्लिकेशन करेगा। और ये दोनों क्या होती हैं, साइकिल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, साइकिल्स होती हैं जो बैक्टीरियोफेज में चलती हैं। और इनका जो पाथवे होता है, 2 टाइप का पाथवे होता है। तो यानी बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन का जो पाथवे है 2 टाइप का होता है। तो लिख ले सकते हैं, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन occurs via 2 pathways, 2 पाथवेज से करते हैं। 2 पाथवेज में पहला नाम क्या होता है, पहला पाथवे का नाम होता है आपका लिटिक पाथवे। भैया लिटिक पाथवे क्या होता है, अब यहाँ पे लिटिक पाथवे में क्या होता है, वायरल जो हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल, हमारा जो वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेट कर लेता है विद द होस्ट। यानी क्या करता है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लिटिक पाथवे क्या होता है, वायरल जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारा वायरल जेनेटिक मटेरियल जो होता है रेप्लिकेट विद द होस्ट। और होस्ट के कहाँ से रेप्लिकेट करता है, होस्ट के डीएनए से। किससे, डीएनए से रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। और जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो यहाँ क्या बना लेता है, न्यू वायरस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे न्यू वायरस बन जाता है। जब न्यू वायरस बन जाता है तो जब ये न्यू वायरस बन जाता है तो इसके बाद ये होस्ट सेल जो होती है, होस्ट की जो सेल होती है बर्स्ट कर जाती है। क्या करती है, बस्ट मतलब फट जाती है, ठीक है। और जब फट जाएगी तो क्या करेगी, रिलीज़ कर देगी, रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्या निकालती है, न्यू वायरसेस। लार्ज नंबर ऑफ न्यू वायरसेस निकालते हैं। इसी को हम कहते हैं नोन एज लीसेस कहते हैं। फट के न्यू वायरस को बाहर आ जाना उसे हम क्या कहते हैं, लीसेस, ठीक है। और और जो ये वायरल बनता है, यही वायरल जो होता है जब फट जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे वायरुलेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, वायरस, यहाँ पे जो वायरस बनता है वो क्या होता है, वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट वायरस फॉर्म्ड, ठीक है। ये वायरुलेंट वायरस फॉर्म हो जाता है। तो लिटिक्स पाथवे होता है, बैक्टीरियोफेज में 2 साइकिल चलते हैं, जिसमें एक होता है आपका 2 इन्फेक्शन जो होता है 2 टाइप से होता है। बैक्टीरियोफेज या तो लिटिक पाथवे यूज़ करेगा, यानी क्या करेगा, वायरल जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा। वायरल जेनेटिक मटेरियल को ये रेप्लिकेट करता है विद द होस्ट। अब ये होस्ट के अंदर जाएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद क्या है, जब रेप्लिकेशन होगा तो वहाँ से प्रोटीन बनेगी, नया वायरल डीएनए फॉर्म होगा, ठीक है। वो वायरल डीएनए जो होस्ट के सेल साइकिल के अंदर प्रेजेंट है, यानी होस्ट सेल, ये हमारी होस्ट की सेल है। यहाँ पे वायरस आया, वायरस जब आएगा, ये वायरस है आपका, वायरस अंदर आया, यहाँ पे उसने मल्टीपल कॉपीज़ बनाया, और जब ये फिर क्या होती है, फाइनली यहाँ से ये फट जाती है और ये रिलीज़ हो जाता है और ढेर सारी मल्टीपल कॉपीज़ हो जाती हैं, लिसेस हो जाती है इस सेल की, और यहाँ पे ये वायरस बन गया। इस वायरस का नाम होता है वायरुलेंट वायरस। वायरुलेंट, ये क्या होता है, वायरुलेंट मतलब घातक, वायरुलेंट होता है, घातक हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात
यहाँ पे आ गई एक पॉइंट। यहाँ पे हमने ये बताया बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन में 2 पाथवे का यूज़ किया गया, जिसमें हमने पहले बताया लिटिक पाथवे और दूसरा पाथवे हमारा होता है कौन सा, लाइसोजेनिक। ये दूसरा नंबर पे होता है लाइसोजेनिक। कौन सा होता है, लाइसोजेनिक पाथवे, ठीक है, लाइसोजेनिक पाथवे। लाइसोजेनिक पाथवे में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट डज नॉट किल, यानी इसकी बात क्या है, ये किल नहीं करता किसको, इट डज नॉट किल द होस्ट सेल। होस्ट सेल को ये क्या करता है, किल नहीं करता है। ये क्या करता है, ये जब होस्ट सेल को किल नहीं करेगा यानी क्या करेगा, वायरल ये क्या करता है, ये वायरल एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होता है, कट द होस्ट डीएनए। अब जब ये क्या करता है, इट हैव द प्रेजेंस ऑफ वायरल एंजाइम which cut the host DNA। ये क्या करता है, एंजाइम, जैसे कि आरई हम लोग पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो एक कट लगाता है, वैसे ही इसके पास क्या होता है, वायरल एक एंजाइम होता है जिससे वो क्या करता है, होस्ट के डीएनए को कट कर देता है। क्या कर देता है, डीएनए को कट कर देता है। डीएनए और क्रोमोसोम को ये क्या करता है, कट कर देता है, ठीक है। एंड और क्या करता है, एंड अटैच इट्स जेनेटिक मटेरियल विद दैट का मतलब क्या है, विद उसके होस्ट के डीएनए के साथ ये क्या है, अटैच कर लेता है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, जब भाई अटैचमेंट कर लिया तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं नोन एज इंसर्शनल कहते हैं, और इसे एक और कह सकते हैं प्रोवायरस, नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इंसर्शनल, मतलब एक इंसर्शनल प्रोसेस होता है, और इस इंसर्शनल को नोन एज क्या कहते हैं, प्रोवायरस। उसको हम क्या कहते हैं, जब वो इंट्रोड्यूस कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेम प्रोवायरस। उसको हम वहाँ पे क्या बोल रहे थे, वायरुलेंट बोल रहे थे, यहाँ पे प्रोवायरस, और इसे कह सकते हैं प्रोवायरस प्रोफेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड दैट वायरल डीएनए ऑल्सो रेप्लिकेट, यानी जब वहाँ पे आप सेल डिवाइड करेगी, फर्दर सेल डिवीज़न में जाएगी, तो जब वहाँ पे क्या है, चलिए अच्छा मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, ये डीएनए था उसका, ठीक है, सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, ठीक है, सिंगल साइट होती है, बैक्टीरियल के केस में सिंगल साइट प्रेजेंट होती है। ये सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पे ये मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, डबल, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ये डीएनए है, इस रीजन को उसने कट किया और यहाँ पे अपना आके जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, ये अपना आके उसने जोड़ दिया। जब उसने जोड़ दिया तो जब ये कॉपीज़ बनाएगा तो भाई उस डीएनए में, ये डीएनए है, मान लीजिए आपने ओपन करके स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे उसका भी तो प्रेजेंट होगा भाई, यहाँ पे उसका भी प्रेजेंट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कॉपीज़ बना रहा है। इस टाइप से इसने लाइसोजेनिक पाथवे को यूज़ करके होस्ट को बिना मारे, उसमें क्या करता है, होस्ट की सेल को मार देता था, यानी इसको यहाँ पे बिना मारे इन्फेक्ट किए उसकी ही मशीनरी को यूज़ कर लिया, और मशीनरी से उसने ढेर सारे वायरल डीएनए बनाना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बनाना चालू कर दिया। आगे यहाँ पे एक और पॉइंट आते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरियोफेज के बारे में क्या है, ये लाइसोजेनिक और लिटिक पाथवे आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मैंने बताया है, ज़्यादा इसमें नहीं हमको डीप पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही जानना है। उसके बाद एक पॉइंट और आया है इसमें कि बैक्टीरियोफेज होता है जिसको हम T2 फेज भी कहते हैं, तो यानी यहाँ पे बैक्टीरियोफेज
फेज, एक बैक्टीरियोफेज सच एज T2, आप याद रखिएगा इसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया इसमें T2 फेज में। बैक्टीरियोफेज के फेज को क्या कहते हैं, तो T2 फेज कहते हैं। तो इन्फेक्ट देयर द जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट। अब ये क्या करता है, T2 फेज जो है इन्फेक्ट करता है, किसको क्या इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल। ये किसको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल। इनटू किस में करता है, इन्फेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, किस में करता है, इनटू दी होस्ट, किसमें करता है, होस्ट में करता है। किसके होस्ट में, बैक्टीरियम के। यहाँ पे बैक्टीरियम कौन है, होस्ट है। अच्छा करता है, ठीक है। दे लीव द प्रोटीन कोट। अब ये क्या करता है, जब यहाँ पे पहुँच जाता है तो दे लीव द प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट को वहाँ पे छोड़ देता है। कहाँ पे छोड़ देता है, तो जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है सच एज T2 फेज, जो बैक्टीरियोफेज का T2 फेज होता है, इन्फेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट बैक्टीरियम एंड दे लीव द प्रोटीन कोट। तो वहाँ पे प्रोटीन कोट छोड़ देता है। इस प्रोटीन कोट का नाम मैंने आपको बताया था, कैप्सिड होता है। कैप्सिड होता है, क्या होता है, कैप्सिड होता है। उसके बाद क्या करता है, आउटसाइड द बैक्टीरियम बॉडी। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन कोट को, जेनेटिक मटेरियल को ये छोड़ दे, वहाँ पे प्रोटीन कोट को आउटसाइड द जेनेटिक बॉडी करता है। यहाँ पे क्या करता है, कैप्सिड के बाहर, आउटसाइड द किसके बॉडी, आउटसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के बाहर ये क्या करता है, होस्ट आउटसाइड द बैक्टीरियम, और इसी को यहाँ पे कहते हैं घोस्ट। क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं घोस्ट। क्या कहते हैं, घोस्ट, इसको हम कहते हैं घोस्ट। अब आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है ये आपको पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए, ये आपका आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ए बैक्टीरियोफेज, अब ये हमारा बैक्टीरियोफेज सच एज T2 फेज इन्फेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट। यहाँ पे क्या है कि आपका जो T2 फेज वाला जो यहाँ पे है, ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देता है। ये क्या करता है, सॉरी यहाँ पे इंजेक्ट है, इंजेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा बैक्टीरियोफेज है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। ये हमारा बैक्टीरियोफेज जो होता है वो हमारा अपना इन्फेक्ट कर देता है जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, सॉरी इंजेक्ट कर देता है जेनेटिक मटेरियल। अब इसका जेनेटिक मटेरियल आपको बताया था, dsDNA बताया था। ये क्या है, dsDNA बताया। इसको बैक्टीरिया के अंदर इंसल्ट कर दिया। बैक्टीरिया को कैसे मारता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। dsDNA बैक्टीरिया के अंदर इंसल्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ये इंसल्ट करता है तो मैंने आपको बताया था दो पिगमेंट कंटेन, प्रोटीन भी करता है, प्रोटीन करता है, और प्रोटीन की कोटिंग होती है, उसे हम क्या कैप्सोमियर होती है। तो आपको बताया मैंने कि दो चीज़ को ये करता है, एक DS जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन कोड। तो क्या करता है, जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो उस समय क्या करता है, ये बैक्टीरिया के बाहर ही अपनी प्रोटीन कोड को उतार देता है, जो कि ये प्रोटीन कोड किसको वो करती है, सेव करती है, हमारे ये जेनेटिक मटेरियल को सेव करती है हमारी ये प्रोटीन कोड। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को इंसल्ट कर देता है और अपने प्रोटीन कोड को यहीं छोड़ देता है। ये इसकी प्रोटीन कोड हो गई, छोड़ दिया। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। जब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया तो ये क्या करता है, इसी को हम और वो जाता है वहाँ पे और फिर मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, और वैसे वो उसको वहाँ पे उसकी खुद की रिलीसेस करने लगता है, और ये क्या है, बैक्टीरिया को वहाँ पे मार देता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, आउटसाइड द बैक्टीरियम नोन एज घोस्ट। भूत की तरह ये क्या करता है, काम करता है, यानी अंदर चला जाता है
ये यानी ये अपना अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाता है बैक्टीरिया कि भाई ये कुछ आया है या नहीं आया है, जेनेटिक मटेरियल को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा बैक्टीरियोफेज का प्रोसेस होता है, जो कि हम बैक्टीरियोफेज में जानना चाहते थे। हालांकि देखो आप थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा आपको फेज़ पूछा जा सकता है कि कौन सा फेज़ बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्ट करता है। तो हमारा कौन सा फेज़ होता है, T2 फेज़ होता है, इंजेक्ट होता है बैक्टीरिया में। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हार्जी एंड चेज आए। हार्जे एंड चेज दो साइंटिस्ट का नाम है, हार्से एंड चेज, अलग अलग दोनों साइंटिस्ट हैं। हार्से एंड चेज आए, कब आए, 1952 में। कब आए, 1952 में। और इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सप्लेन अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट बॉडी एंड दे टोल्ड अबाउट द इन्फेक्टिव प्लांट ऑफ द वायरसेस। और इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ द वायरसेस के बारे में इन्होंने बताया कि भाई कौन सा ऐसा पार्ट है वायरस का जो इन्फेक्ट करता है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने डीएनए लिया, ठीक है, डीएनए लिया। और डीएनए को रेडियो लेबल करने के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया, तो डीएनए को जब रेडियो लेबल किया उन्होंने, भाई डीएनए और प्रोटीन की बात की थी मैंने आपसे, तो डीएनए को रेडियो लेबल करने के लिए डी, और आप याद रखिएगा डीपी, डी और पी, तो डीपी याद रखिएगा, तो ये इसको लिया, इसके लिए फॉस्फोरस लिया। और फॉस्फोरस का कौन सा फॉर्म लिया, तो P32। आप याद रखिएगा फॉस्फोरस का कौन सा फॉर्म लिया, फॉस्फोरस 32। ये आपका आइसोटोप्स है, फॉस्फोरस 32। और प्रोटीन के लिए क्या लिया, विद सल्फर। और सल्फर का कौन सा पार्ट लिया, विद सल्फर। और इसका कौन सा फॉर्म लिया, S35। कौन सा लिया, S35 लिया, ठीक है, ये प्रोटीन के लिए। तो आपका याद रखिएगा SP, DP SP, ये याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में या सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया एंड एक्सप्लेन डैट ओनली जेनेटिक मटेरियल एंटर। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ ये दिया कि दिस एक्सपेरिमेंट प्रूफ डैट ओनली जेनेटिक material enters and protein coat remain outside the host cell। चलिए, अभी मैंने आपको ये बताया था, ये वाली बात को मैंने भी अभी करके दिखाया। इन्होंने जब भी एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा कि भाई इन्होंने जब भी इंसर्ट करते थे तो वो क्या होता था, यहाँ पे इंसर्शन किया और फिर लेटरली क्या होता है, वो देखते थे कि प्रोटीन कोड यहाँ पे फॉस्फोरस वाला रेडियो लेबल करने का जो तरीका होता है वो इसलिए किया जाता है जिससे आप डिटेक्ट कर पाएँ, वरना आप इतना रेडियो लेवल किया जाता है, उसका कलराइजेशन किया जाता है, तो आप उससे डिटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे आज मैंने अपना जो भी थोड़ा बहुत था इसके बारे में, वायरस के बारे में स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आगे आपको इसके बताऊँगा, जब आप केस स्टडी करेंगे रेट्रो वायरस की, तो HIV कैसे कॉज करता है और जो डिफरेंस वायरस हैं उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन भी इसमें थोड़े बहुत बताऊंगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम कल करेंगे और आज के लिए ही इतना ही। तो आप इसको रिवाइज़ करिएगा, थोड़ा बहुत देखिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, थोड़ा बहुत आप वायरस के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहीं पर मैं और बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट के बारे, इसके बाद कि भाई हम लोग पढ़ते हैं तो वायरस हमारी बॉडी में आता है, इन्फेक्ट करता है, तो हमारी कॉपी कैसे करता है। तो जब वायरस हमारी बॉडी में आता है, वायरस हमारी बॉडी में आया, बॉडी में जब इसने एंटर किया तो ये क्या करता है, भाई हम लोग पढ़े हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बॉडी, तो उसका मतलब क्या होता है, DNA से RNA का बन जाना और RNA से यहाँ पे प्रोटीन का बन जाना। आप इसको थोड़ा पढ़िएगा, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। और यहाँ से एक चीज़ और आप कर लीजिए, DNA। अब इस DNA से अगर DNA बन रहा है तो इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। DNA से RNA
इसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब हो जाना। और आरएनए से अगर बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन। अब वायरल क्या यूज़ करता है, वायरल हमारे ही यहाँ पे क्या करता है, आरएनए जो वायरल होता है उसको हमारा डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये इसी जगह को यूज़ करता है वायरस, इसी जगह को ये यूज़ करता है वायरस। और जब वायरस यहाँ इस जगह को यूज़ करता है, ठीक है, mRNA से यहाँ ट्रांसलेशन के प्रोसेस होता है, तो ये हमारा क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज़ करता है। और यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे यूज़ करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करता है अपने वायरल, ठीक है, अपने वायरल आरएनए को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वायरल डीएनए में। अब जब वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर दिया तो डीएनए हमारा क्या करेगा, लेटरली ये ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, प्रोटीन। लेकिन एक चीज़ और है, वहाँ ध्यान कर लीजिएगा, जब ये वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, ढेर सारी प्रोटीन बनाता है। और ठीक है, दो ढेर सारी ये प्रोटीन बनाता है। और जब ये प्रोटीन फॉर्म करेगा तो ये जानती मेन वाला जो वायरल डीएनए है, जो मेन ट्रांसफॉर्म हुआ था, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो वहीं रुका रहता है जहाँ पे वो होता है। बाकी फिर ये क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज़ बना के हमारे पूरे बॉडीज़ में ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है। अब यहीं पे एक बात आती है कि जब हमारी कोई बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है, जब कोई हमारी बॉडी यहाँ पे इन्फेक्ट हो गई, और इन्फेक्ट होने के बाद ये क्या करती है, मरने से पहले एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, प्रोटीन सिक्रीट करती है, जो क्या करती है, बगल वाली जो सेल होती हैं उनको एक स्टिमुलस प्रोवाइड करती है। और इस स्टिमुलस के कारण जो ये हमारी इनइफेक्टिव सेल होती हैं, जो इफ़ेक्ट नहीं होती हैं, जो उस समय खतरे से बची होती थी, वो अपने आसपास एक प्रोटीन का जाल बना लेती हैं, और जिससे वो क्या करती हैं, अपने आप को इन्फेक्शन के फेज से थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें या अपनी हेल्दियर सेल को बचा सकें। ये हमारा एक मैकेनिज़्म होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, अगले टर्न पे थोड़ा सा बताऊँगा मैं इसके बारे में, ठीक है। तब आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, और जो भी मैंने आपको बताया है तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी करिएगा, आपको समझ में आएगा। लास्ट में जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसका मैं इसको एक बार रिवाइज़ करवा दूँगा। तब तक के लिए आज तक यही है, आप आगे इसको देखिएगा, नेक्स्ट टर्न पे आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।